गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? आप अच्छे हैं? तो आज हम लोग आपकी जो भूगोल की जो पुस्तक है उसके अध्याय 3 स्थल रूपों का विकास, इस पाठ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले 2 अध्याय को हम लोग देख चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तरी को भी हम लोग कर लिए हैं। तो आज हम लोग अध्याय 3 स्थल रूपों का विकास, हम इससे आज पढ़ाई करेंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्या आपको मालूम है धरती की जिस सतह पर हम रहते हैं वह गतिशील है, हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। मतलब बच्चों, आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो गतिशील है, यानी गति करती रहती है। सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। महाद्वीप कहने का मतलब है बच्चों महादेश। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। इसको उन्होंने पेंजिया वृहद महाद्वीप कहा तथा सारे महासागर एक साथ थे, जिसे पेंथालासा कहा। जर्मनी के जो अल्फ्रेड वेगनर थे बच्चों, उन्होंने बताया कि सभी महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं टोटल, वो सब एक ही साथ थे, मतलब उनको पेंजिया कहा। और सभी महासागर जिनको पेंथालासा कहा। बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन हो गया और वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर का रूप ग्रहण कर लिया। सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड, इसका उत्तरी भाग में, तथा गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग के नाम से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट बच्चों, इसको अंडरलाइन आप कर लें। आंग्रा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का ही एक अंग है। हमारा राज्य झारखंड, छोटा नागपुर पठार भी इसी गोंडवाना लैंड का अंग है। तो आप गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विखंडन आप जान गए, इसको आप देख सकते हैं। भूपर्पटी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो धीमी गति से गतिशील हैं। इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग के कारण होती है। प्लेट के सीमा क्षेत्र को विवर्तनिकी क्षेत्र कहते हैं। गति के कारण इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती रहती है। इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार जैसी अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। जैसे ज्वालामुखी आने पर ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है, मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ जो निकलता है, वो ठंडा होके पर्वत पठार बन जाता है। इन्हीं स्थल रूपों पर बाह्य कारक कार्य करता है तथा इनके स्वरूप में परिवर्तन कर विविध प्रकार के भूदृश्य का निर्माण करता है। इस प्रकार धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूपों का निर्माण 2 बलों द्वारा होता है। एक है आपका अंतर्जनित बल और एक है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल क्या है? ऐसे बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, और बहिर्जनित जो बल है वो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। जैसे ज्वालामुखी देखिए हम लोग, वॉल्केनो। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। मतलब बच्चों, ज्वालामुखी कहने का मतलब हो गया कि धरती के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, लावा है, वो जब बाहर निकलता है तो जिस छिद्र से निकलता है तो उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं।
इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। इस नली यानी ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। जब धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। समझ पा रहे हैं ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी नली किसे कहते हैं, क्रेटर क्या है। तो ये सब इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसको आप अंडरलाइन कर लें अगर पेंसिल से, तो आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं और परीक्षाओं में आप इसको अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। का सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, 3 प्रकार हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें। ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं 3 प्रकार इसमें हम लोग जानेंगे। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। नाम से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है कि सक्रिय या जागृत क्या है। जागृत मतलब जगा हुआ। जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलते रहते हैं उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब हमेशा उससे निकलता रहता है, बराबर निकलते रहते हैं, उन्हें हम लोग जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, इटली का एटना और स्ट्रोम्बाली, हवाई द्वीप का मौना लोवा तथा इक्वेडोर का कोटोपैक्सी प्रमुख इसका उदाहरण है। किसका? सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। मतलब ये जो इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मौना लोवा और इक्वेडोर का जो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय है। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उसमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। इसी को हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब लगेगा जैसे कि सोया हुआ है, मतलब उसमें हमको कुछ निकलता हुआ उस छिद्र से दिखाई नहीं देगा। लगेगा जैसे कि बिल्कुल ये शांत पड़ गया है, अभी ज्वालामुखी से कुछ ऐसा कुछ निकलने वाला नहीं है। पर क्या होता है, अचानक विस्फोट होता है और उससे ज्वालामुखी जो मैग्मा, लावा, ये सब जो पदार्थ हैं वो निकलने लगते हैं। उसको हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ विश्व का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये सब में क्या होता है कि अचानक से कभी कभार विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी के साथ ये मैग्मा, लावा निकलना शुरू हो जाता है। और एक तीसरा प्रकार है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण तथा समाप्त हो जाता है, उनके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है और इसमें पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं रहती है कि फिर से ये ज्वालामुखी विस्फोट होगा और मैग्मा निकलेगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसके कुछ उदाहरण हैं कि अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और दक्षिण अमेरिका का चिमरांजो विश्व के प्रमुख शांत या मृत ज्वालामुखी हैं। शांत ज्वालामुखी, इसी को हम लोग मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार आप लोग देखें, तीनों को आप टिक मार लीजिए, बाद में इसको हम लोग करेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार, गर्म जल झरने, काल्डेरा आदि का निर्माण होता है। भारत का दक्कन लावा पठार और झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से ही हुआ है। राजमहल की जो पहाड़ी है वो झारखंड के साहेबगंज जिला संथाल परगना में स्थित है। अब देखिए हम लोग भूकंप के बारे में जानें। अर्थक्वेक, भूकंप क्या है? आप लोग भी भूकंप का अनुभव किए होंगे, कभी देखेंगे अचानक से धरती हिलने लगती है, सब कुछ घर के सामान हड़बड़ाने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो सब चीज़ हिल रहा हो। उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। प्लेटों की गति, ज्वालामुखी उद्गार, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि भूकंप के कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण प्लेटों की गति अर्थात प्लेट विनर्तनिकी क्रिया है। आपको बताएं कि पृथ्वी के अंदर प्लेट तैरते रहते हैं, वो कभी कभी वो टकरा भी जाते हैं, तो मतलब वो प्लेट गति करते रहते हैं, इससे ही भूकंप का निर्माण होता है। वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण भू असंतुलन की भी समस्या उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र के कोयना में 1967 में आया भूकंप का कारण कोयना जलाशय को माना जाता है।
धरातल के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। मतलब जैसे भूकंप अगर आया है तो जहाँ से शुरू हुआ उस बिंदु को, उस स्थान को उद्गम केंद्र कहा जाता है या फोकस कहा जाता है। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहाँ भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम की जाती है। एक है भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगे क्या है? भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है। इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान माल की हानि होती है। ये भूकंपीय तरंगे हैं। तो ये होते हैं अनुदैर्घ्य या प्राथमिक तरंग, इसकी गति सबसे तीव्र होती है। अनुप्रस्थ या द्वितीयक तरंग, इसकी गति पी तरंग से कम होती है। पृष्ठीय या धरातलीय तरंग, इसकी गति सबसे कम होती है। सर्वाधिक हानि इसी से होती है। मतलब ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पृष्ठीय या धरातलीय जो तरंग है उसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र क्या है। विश्व का भूकंप प्रभावित प्रमुख क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है। प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण अग्नि मेखला रिंग फायर भी कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लें बच्चों। इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित देश है। इसमें ज़्यादा भूकंप आते हैं। आप लोग सुनते भी होंगे, अखबारों में पढ़ते भी होंगे, टीवी पर न्यूज़ सुनते होंगे कि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आने की चांसेस होते हैं। मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार म्यांमार में आराकोनयामो पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक है। भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है। भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो आप जान गए कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र क्या है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि भूकंप से बचाव हम कैसे करेंगे। बहुत ज़रूरी बात बच्चों। आप भी कभी ऐसे कोई क्षेत्र में रहें जहां भूकंप आ गया हो तो क्या करेंगे, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारियां होगी तो जान माल की कम क्षति होगी। भूकंप से बचाव का उपाय 3 स्तर पर करना चाहिए। 3 स्तर पर हम भूकंप के बचाव को जानेंगे। पहला है कि भूकंप आने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चरण में आपातकालीन योजना बनाना। घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान, जैसे कि मेज, पलंग के नीचे, दीवार का कोना, दरवाजे के पास। घर की बीमा पॉलिसी, समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा घर की नींव की भी जांच करानी चाहिए। ये हो गया भूकंप आने से पहले की बात। जैसे भूकंप आने से पहले का मतलब है कि आप जब जान रहे हैं कि भूकंप कम होने वाला है, तो आपको हल्का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे आप? मेज, पलंग के नीचे, दीवार का कोना, दरवाजे के पास, है ना। सुरक्षित स्थान यही सब हैं। इसमें आप कोशिश करेंगे कि इसमें आप बचें। भूकंप आने के दौरान मगर मान लीजिए कि आप भूकंप आ गया है तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस समय मकान के अंदर हैं तो सुरक्षित स्थान पर रहेंगे, और घर से अगर बाहर हैं तो खुली जगह पर चले जाएंगे। समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची ज़मीन की तरफ जाएंगे। वाहन चला रहे हैं तो खुली जगह पर जाएंगे। और पेड़ पौधे और बिल्डिंग के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर भूकंप आ गया है तो कोई बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ पे आप नहीं रहेंगे। समतल मैदानी क्षेत्र है, अगल बगल अगर खुला स्थान है जहाँ पे अगल बगल बिल्डिंग्स ना हो, फील्ड हो, मैदान हो, उसी जगह पर आप चले जाएंगे। और अगर समुद्री इलाके में हो तो समुद्र से दूर थोड़ा सा ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएंगे। और आप गाड़ी मोटर चला रहे हैं तो उसको आराम से, गाड़ी मोटर को खड़ा करके आप कहीं खुली जगह पर आराम से चले जाइए। भूकंप आने के बाद क्या करेंगे? जैसे भूकंप आया और भूकंप आके चला गया तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुने।
चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कीजिए, बिजली की आपूर्ति बंद कर दीजिए, और अगर इमारत बिल्डिंग्स में आप फंस गए हैं जो क्षतिग्रस्त हो गया है तो सबसे पहले उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, आप सुरक्षित निकलिए। तो जैसा कि आपने देखा कि भूकंप से हम लोग बचाव कैसे करेंगे, 3 तरह से बचाव हम लोग करेंगे। हमारा राज्य झारखंड भूकंप के दृष्टिकोण से कम प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि हमारा झारखंड वो पहाड़ पठार वाला क्षेत्र है, तो यहाँ भूकंप आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर भूकंप आ भी जाए तो उसकी तीव्रता बहुत कम होती है, मतलब जान माल की जो क्षति है वो कम होती है, क्योंकि तीव्रता अधिक होने से बिल्डिंग्स वगैरह जो भी हैं, इमारतें हैं, वो गिरने के चांसेस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्षति होने का चांस होता है। तो हमारा जो झारखंड है भूकंप के मामले में बिल्कुल सुरक्षित है। भूकंप आता भी है, आप जानते भी होंगे, आप सुने भी होंगे कि भूकंप आया है, भूकंप आया है, तो आता तो ज़रूर है, लेकिन उसके स्पीड जो होती है, तीव्रता जो होती है वो कम होती है, चांसेस नुकसान के कम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस पाठ को यहीं पे रोकते हैं, और अगले सप्ताह अगले गुरुवार को आपको पुनः इसके बाद का जो बातें हैं वो आपको बताया जाएगा। और इसमें जो जो मुख्य मुख्य बातें आई है जिसको मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा था, आप एक काम करें, उसको कॉपी में लिख लें, और कॉपी में लिख लेने के बाद क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम में उसको थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो तुरंत देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग अच्छे ढंग से इस चैप्टर को, इस विषय को, पूरे पाठ को हम लोग कर पाते हैं। तो 7 क्लास के लिए हम लोग जो है वो मंगलवार को आपको इतिहास और नागरिक का वीडियो मिलता है, और ये गुरुवार को आपको भूगोल का मिलता है। तो ऐसे में आपको पूरा समय मिल जाता है। जैसे आज ये भूगोल का मैंने जो पाठ आपको बताया, तो 1 सप्ताह के बाद आपको इसके बाद का जो बात है वो बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सप्ताह आपको ये चैप्टर के लिए मिल गया, इसको पर्याप्त समय आपको मिल रहा है। आप रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करके ही इसको पढ़ें। और अगर कोई प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित आपको पूछना है, जहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट में पूछ लें, मैं कमेंट का रिप्लाई करके आपको बता दूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। तो कमेंट ज़रूर करें, देख लें अच्छे ढंग से, और जो भी बच्चे पिछले की 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं, 2 पाठ नहीं कर पाए हैं, वो भी कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छी पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।